आगे से पतली कर दो। कोई बात नहीं। प्रभारी रजनी जी से अनुरोध करूंगी का स्वागत करें। महापौर जी ताकसा से अनुरोध करूंगी। पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली साहब का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान अंबालाल जी बोरा साहब पधारे और जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। सब व्यापारी अंबालाल जी बोरा साहब पधारे। ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करती है से अनुरोध करूंगी। आदरणीय मेयर जी शर्मा साहब का स्वागत करें। हमारे महामंत्री सुरेंद्र जी बाबेल जी से अनुरोध करूंगी पधारे। और सुरेंद्र जी नहीं आए बाबे साहब। खुबिला जी बालीवाल साहब पधारे और आदरणीय मेयर जी शर्मा साहब को पूर्ण बनाकर स्वागत करें। हमारे महाबलेश्वर के अध्यक्ष भाई श्री पंकज जी से निवेदन करता हूँ पधारे। आदरणीय महेश रूपणा का स्वागत करें। हमारे सराफायेश्वर के पूर्व अध्यक्ष सचिव बसंतीलाल जी कोटीपोड़ा से अनुरोध करता हूँ पधारे। मॉडुलेशन से मुद्दा बैठा हुआ चलो और तो ये हाँ जल्दी जी आ जाओ, आप आ जाओ। सचिव महोदय विराजमान है, उनसे सामने आओ आप भी आ जाओ ना, आप भी आ जाओ। हमारे सेक्रेटरी एसोसिएशन से भवन जी विराजमान है। अध्यक्ष जी आए क्या? दिल्ली बाजार व्यापार एसोसिएशन से पधारे हैं अध्यक्ष जी, उनसे अनुरोध करता हूँ ओपन उड़ाकर स्वागत करें। हाँ। हमारे रामलाल जी साहू और विजय जी पहली बार आजादी के पश्चात इस उदयपुर शहर में वेल्डिंग कमेटी के चुनाव हुए और इस वेल्डिंग कमेटी के अंदर करता हूँ पधारें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सबकी ओर से वहीं से स्वागत मान लिया जाए ऐसा मैं सोचता हूँ। सभी जनों का स्वागत अभिनंदन। इसका नाम मंत्री बढ़िया और सहायता करते हुए मैं अपनी विचार रखते हैं। एक ओजस्वी वक्ता, कुशल संगठक और जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी 20 से अधिक अपने मेडिकल हॉस्पिटल्स जो खोले हैं और उसके अंदर केवल एक लक्ष्य। इस प्रकार ऐसे लोग जिनके पास सुविधाओं की कमी है उनकी भी सुध लेकर उनको मेडिकल सहायता, उनको स्वास्थ्य दृष्टि से इस प्रकार उनको ठीक तरह से व्यवस्था हो सके उनकी। मैं सोचता हूँ समाज सेवा के साथ साथ में जिस प्रकार से आपका बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका नाता रहा है, 14 वर्ष की आयु में आप संघ के कार्यकर्ता रहे, उसके पश्चात विद्यार्थी परिषद के बाद में युवा मोर्चा और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी में आपने प्रवेश किया। आपके श्रेष्ठ कार्यों को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने आपको केंद्रीय मंत्री के रूप में आपको अवसर प्रदान किया और मैं समझता हूँ कि आज इस प्रकार से आज आपने अपने प्रवास में ये जो तीसरा कार्यक्रम है माननीय हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश जी शर्मा साहब का, कि जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा प्रत्येक कार्यकर्ता के मन को जीत लिया। जी पधारो, आप भी हमारे व्यापारी है।
हमारे सराफा हमारे ईंट भट्टा व्यवसाय के तुषार जी से भी निवेदन करता हूँ। हमारा जो ये व्यवसाय है अशोकनगर वाला व्यापार मंडल, उनके हमारे पदाधिकारी हैं तुषार जी मेहता, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तुषार जी मेहता से भी अनुरोध करता हूँ हमारे होटल इंडस्ट्रीज के ही आते हैं। पहले हमारे अशोकनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे, हमारे पूरे डिवीजन के निकाय प्रकोष्ठ के संयोजक है भाई श्री नानालाल जी बैरा साहब विराजमान है। नानालाल जी है ना, नानालाल जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे पूरे डिवीजन के निकाय प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। हमारे मेवाड़ चैनल से और अपनी एक अलग पहचान रखते हैं छोगालाल जी, कोई से अनुरोध करता हूँ बना छोगालाल जी, जिनका नाम ले लिया उनसे क्षमा याचना करते हुए, ठीक है ना? हाँ, फिर मन में आ जाए बस, ठीक। और अंतरराष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी रहे हैं दोनों ही भाई देवनाथ। आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, हमारे ग्रामीण के विधायक जो हमारे बीच है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे उदयपुर के प्रथम नागरिक आदरणीय जी.एच. ताक साहब के मार्गदर्शन से यहाँ पर चलता रहा। हमको किसको भी और एक तरफा बहुमत के आधार पर हम यहाँ पर चुनाव जीत कर आते हैं। उदयपुर की जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, उनके सुख दर्द की। मैं एक बात और निवेदन करता हूँ, आपकी वाणी को विराम करता हूँ। भाई साहब, हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम आबादी वाला शहर जो 5 लाख की आबादी का है, और उदयपुर में हिंदुस्तान के अंदर जब मोदी जी ने स्मार्ट सिटी की घोषणा की तो 20 शहरों की घोषणा की। उन 20 शहरों के अंदर हमारा उदयपुर शहर स्मार्ट सिटी में चयन हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस उदयपुर की जनता की वजह से हुआ। मैं पुनः एक बार व्यापारियों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद, जय भारत। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी कहा गया, राजस्थान की माटी की सुगंध पूरे राज्य में, हमारे राजस्थान के जन्मे हैं श्री महेश जी शर्मा का एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ के भी स्वागत करें। आपकी शिक्षा से मालिक आप है। आपने जो काम किया, जो परिश्रम किया, 1 2 नहीं 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपको पुरस्कार मिला है। छात्र राजनीति में आपने विद्यार्थी परिषद से जीवन शुरुआत की और राष्ट्रीय सेवा संघ के पृथ्वी कहते हैं, जिसकी गहराई का अंत नहीं उसे सागर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई का अंत नहीं उसे आत्मा कहते हैं, और जिसकी जिंदा दिल मुस्कुराहट का अंत नहीं उसे से। और कितने संस्थाओं के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, मैं गिन रहा था बैठे बैठे, 28 लोग संस्थाओं के लोगों ने स्वागत किया, और उनको एक एक व्यक्ति को नाम से बुलाना, पद से बुलाना, और उल्टा सीधा ना कर जाना, किसी का जोड़ा किसी के साथ ना बैठा लेना। बधाई हो पारस जी, ये सच्चे समाज सेवी की और राजनीतिक लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री माली जी, सवेरे से मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और राजस्थान की इस माटी का बेटा हूँ। आप सबसे मिलकर एक विशेष आत्मीय खुशी मिलती है जब जब अपनी इस माटी से आता हूँ। और चला गया हूँ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की भी उस माया नगरी नोएडा, जिसमें पहली फीस के रूप में खलीफा ने रिवॉल्वर दे गया था और कट्टा भी दे गया था साथ में। बहुत, आप जानते हैं वहाँ की क्राइम की स्थिति बहुत खराब थी। अपना राजस्थान तो इस मामले में फिर भी चमन। उपस्थित प्रथम नागरिक, जिनका मैं भी कायल हो गया, उनके इतने समय से उनके साथ हूँ। प्रताप गौरव केंद्र में जब स्थापना हो रही थी तो उनसे परिचय हुआ, और आज एक ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय गोविंद जी भाई साहब, आदरणीय जी, आदरणीय बंसी जी, आदरणीय रजनी जी, आदरणीय किरण जी, भाई गजराज जी, बाकी सबका नाम से मैं प्रणाम कर देता हूँ। और मेरे सामने भी बैठे मेरे मार्गदर्शक और सृष्टि की रचना के भगवान ब्रह्मा जी, भाई साहब प्रमोद जी, सारी व्यवस्था के रचना कारक यही है, इनको भी मेरा प्रणाम। एक ताली और अपने लिए बजा दो सब।
मेरे लिए भी बजा दो। मैं भी आपके साथ, मैं भी एक छोटा सा व्यापारी हूँ। इस व्यापार जगत की कमजोरियों को, मजबूरियों को, दिक्कतों को, सुखों को, दुखों को, सबको समझता हूँ। आज से 5-7 साल पहले मुझे जापान बुलाया गया। करीबन 400 डेलीगेट से वर्ल्ड के देशों से, तो मुझे कुछ वक्तव्य देना था जापानीज मॉडल ऑफ बिजनेस, इंडिया में हेल्थ, उस विषय पर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मैं तो छोटा सा प्यादा हूँ, मुझे क्यों बुलाया तुमने इतने बड़े लोगों में से बैठ कर? तो उस लड़की ने फट से उस कंप्यूटर पर रोल करके दिखाया, तो उसमें क्वेश्चनरी पूछी गई थी कभी उन्होंने कि व्हाट वाज योर सीड कैपिटल व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस। जब आपने अपना व्यवसाय शुरू किया तो आपकी पूंजी क्या, कैपिटल पूंजी क्या थी? अब एक मास्टर का, किसान का बेटा हूँ, राजस्थान की माटी, अलवर का। तो मैंने उस वक्त उसमें लिखना शुरू किया 600 रुपए। उसमें आगे लिखा था कि डॉलर में लिखें, उस वक्त डॉलर 50 रुपए का। तो वो 600 रुपए बेचारे $12 में बन गए। तो हमने कहा आप क्यों बुलाया था? बोले हम ये देखना चाहते थे कि क्या $12 से भी कोई व्यापार हो सकता है, क्या हिंदुस्तानी कर सकता है साहब। और हमें गौरव है कि हम इस हिंदुस्तान की माटी के व्यापारी हैं। गर्व से महसूस करो, नौकर नहीं है। जब मैंने MBBS और PG की पढ़ाई कर ली, 2 विषय आए मेरे सामने। यूनियन में हड़ताल कर दी, रात को उठा लिया, उठाने के बाद बंद कर दिया। बोले बेटा हम तुझे फला नौकरी दे देंगे, फला वो बना देंगे, तुझे वही बना देंगे। नौकरी तो बनाओगे, मालिक तो नहीं बना सकते ना। बोले नहीं नौकरी दे सकते हम तो तुझे, अगली हड़ताल तोड़ देते। हम निकल के वहाँ से बाहर आ गए। फिर एक विषय आया कि बोला यहाँ तनख्वाह थी उस वक्त 2500-2600 रुपये। बाहर ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अमेरिका, जापान, ये देश तो उस वक्त डॉक्टरों को बुलाते नहीं थे। ये थर्ड वर्ल्ड की कंट्री, नाइजीरिया, दुबई, जगहों पे बुला लेते थे। वहाँ तनख्वाह मिलती थी करीबन 20-25 हज़ार रुपये के अंदाज में, तो यानी 10 गुना तनख्वाह मिलती थी। मैंने 2 कसम खाई उस दिन। मैंने कहा एक तो नौकरी नहीं करूँगा और एक इन विदेश के इन देशों में नहीं जाऊँगा। अगर कभी जाऊँगा तो घूमने के लिए जाऊँगा, घूम फिर के लौट के यहाँ वापस आ जाऊँगा। और भगवान ने आज उसी ताकत को देते हुए, उसी सम्मान को रखते हुए, मैं नहीं कह रहा कि कोई नौकर बुरा होता है, क्योंकि मेरे पिताजी नौकर थे, सरकारी नौकर थे, कोई बात नहीं। लेकिन एक व्यवस्था के तहत आज हम व्यापारियों की जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, किसी भगवान की तो नौकरी हम करते ही ना। आज हम जिस व्यवस्था में बैठे हैं कि हम गिवर हैं, देने वाले हैं, और ये मान के चल लेना, ये हमारी व्यवस्था, ये मनुष्य की व्यवस्था, मनुष्य भगवान की कृतियों में सबसे ज्यादा स्वार्थी है। इसे आप कभी किसी से कह दो जाकर उसके पांव छू ले, नहीं छोड़ो। आप यहां से निकल के जाओ, किसी भिखारी को 500 रुपए दे दो, आपसे कहो उसके पांव छू ले, नहीं छोड़ोगे, उसके साथ सांत्वना रखोगे, सिंपैथाइज करोगे कि हमारी सांत्वना तेरे साथ है। कुछ गरीब को, भिखारी को हमने 500 रुपए दिए, अपने माँ के छू लोगे, बाप के छू लोगे, भगवान के छू लोगे, गुरु के छू लोगे, उम्र में बड़े के छू लोगे, वहां भी एक स्वार्थ है, आशीर्वाद मिलेगा। तो नियम ये है कि उस भगवान देवी काली की भी पूजा हम इसलिए करते हैं, भगवान का भी, कि कुछ आशीर्वाद मिलने की अपेक्षा में। और जब मिलने वाले के सामने अगर हमारा हाथ भगवान ने यूं कर दिया है, थोड़ी सी ताकत तो दे दी ना, मांगने वाले से तो देने वाला बड़ा ही है। आपसे सब मांगते रहेंगे, सरकार टैक्स मांगेगी, राजनीति के लोग आके वोट मांगेंगे, संस्थाओं में माला डालेंगे, आपको गुंडे बदमाश भी मांगने आ जाएंगे, नहीं दोगे तो छीन ले जाएंगे। लेकिन फिर भी अपनी इस ताकत को पहचानो, वी आर गिवर्स, हम देने वाले हैं। जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि मेरे देश का हर व्यक्ति मांगने वालों की लाइन में ना लगे, नौकरी मांगने वालों की लाइन में ना लगे, देने वालों की लाइन में लगे। तो भगवान का शुक्र अदा करो, भगवान को प्रणाम करें हम सब कि हमें भगवान ने कम से कम देने वाला बना दिया है।
अरे जेब कतरा भी जेब काट के इसलिए ले जा रहा है ना कि हमारी जेब में कुछ था। किसी फुकरे की जेब को क्या काट के ले जा रहा है जिसमें चवन्नी नहीं मिलने की। और कोई अधिकारी भी रिश्वत को आपके पास इसलिए आएगा कुछ है हमारे पास। हमारे को भगवान ने इस लायक बनाया। मैं भी जानता हूँ एक नौकर, सरकारी नौकर टर नाम का प्राणी सवेरे से शाम तक उसी नाम के दहशतवादी, कौन सा इंस्पेक्टर ना जाने, लोहे का इंस्पेक्टर, लकड़ी का इंस्पेक्टर, बिजली का इंस्पेक्टर, कौन सा किस दरवाजे से घुस जाए और कौन सा परेशान करते हैं हम, फिर भी हम देने वाले। तो साथियों, आप सब एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा हैं जिस व्यवस्था हमारे देश की रीढ़ है। अगर आप सरकारी नौकरों की गिनती गिनोगे इतनी सी है सर। उनके भरोसे ना आपको वोटर लिस्ट में वो सब कुछ करा दे, बात दूसरी है, लेकिन उनके भरोसे सरकारी नौकरी वालों की जो संख्या है वो इतनी है। फिर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी वाले हैं, फिर आप जैसे हम जैसे लोगों के यहाँ। आज मेरे यहाँ मैं 600 रुपए की इस पूंजी से आज शुरू किया था, आज आपके 10 हॉस्पिटल में 9000 लोग हमारे साथ काम करते हैं। मुझे खुशी है कि उस व्यापार को पेशा समझ लो, प्रोफेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते रहे, साथ में इस राजनीतिक सामाजिक जीवन में भी रहे। तो पहले तो ये गर्व हम महसूस करें कि हमें भगवान ने उस लायक बनाया है कि हम अपना काम करते हैं, छोटा करें बड़ा करें। हम किसी के सामने हाथ लेकर कटोरा लेकर मांगने नहीं जाते, और यही सम्मान हमें बचाए हुए हैं। कोरोना काल में हमने सब बना हुआ खाना बंटवा रहे थे साहब। वहाँ हॉस्टल के बच्चे, बाहर देश के कोने कोने से आए हुए बच्चे बहुत, अब बेचारों के पैसे खत्म हो गए तो पैसे भेजे, तो पैसे आए कहाँ, कोई आने का रास्ता नहीं। पैसे आ भी जावे तो मार्केट नहीं खुली, वहां से सब्जी और फल कहाँ से लाओ, कौन सी चक्की आटा पीसेगी, आटे की दुकान बंद है। एक दिन 3-4 बच्चियों का फोन आया, बोले साहब आप खाना बांटते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी मजबूरी सुनो, हमारा दर्द सुनो। हमने कहा सुनाओ। बोले जी हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आए हुए थे, माँ बापों के पास इतना पैसा आता है कि हमें पढ़ा सकते थे, लेकिन इतना पूंजी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर सके। अब हम यहाँ किराए के मकान में लेके रहते थे, जो पैसा आता था वो भी खत्म हो गया, लेकिन हमारी मजबूरी है जिस लाइन में लगा के आप खाना बांटते हो वहाँ हम हाथ यूँ फैला कर बर्तन, हम भी बेईमान थे थोड़े से लोग। पहले तो शुरू में डिस्पोजेबल प्लेटें देनी शुरू करी, बाद में हमने कहा ये कर दिया भैया अपना बर्तन साथ लिया और उसमें खाना और खिचड़ी दलिया दाल ले जाओ। बोले जी हमें शर्म आती है कटोरा यूं करके मांगने में, आपसे कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? हमें वास्तव में हमारी आंख में आंसू आ गए कि बच्ची बेचारी जो घर से कहीं से आई, बात भी सही है, लाइन में लग के हम में से किसी से भी ये कहा जाए 3 दिन भूखे रह जाएंगे, लेकिन कहीं हाथ फैला के यूं नहीं कहेंगे जब खाना बिक रहा हो यूं हाथ कहेंगे, प्रसाद तो ले लेंगे कहेंगे, हाथ फैला के रोटी नहीं मांग लेंगे किसी। आज हम उस व्यवस्था का हिस्सा हैं जो इस देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। ये बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति दुनिया कुछ नहीं जी। इस देश का आम आदमी, आम व्यवसाय, आम जो दुनिया चलती है वो हमारे छोटे व्यापार से, छोटे व्यापारी से चलती है, जो ऊपर मकान और नीचे 10 फुट बाय 8 फुट की छोटी सी दुकान में अपना व्यापार करता है, और उस व्यापार में से भगवान को भी चढ़ाता है। 1 आध 2 4 10 आदमी जो अपने नीचे काम करता है उनका भी घर पालता है। जो ये अफसर जो आते हैं इनकी आत्मा भी शांत करता है कहीं ना कहीं। तो फिर हम देने वाले तो वही हैं। तो साथियों, गर्व से महसूस करो कि हम उस व्यापार वर्ग के लोग हैं। मैं भी इस व्यवस्था में 50 साल हो गए मुझे इस पार्टी और संघ में। 14 वर्ष की आयु में मैंने संघ ज्वाइन किया था, संघ प्रवेश मेरा हुआ था। अब 64 वर्ष की आयु हो गई। साथियों, हम सब दुनिया में जीते इस आत्मसम्मान के लिए। ये डिप्टी मेयर बन गए, वो मेयर बन गए, वो फूलचंद जी विधायक बन गए, मैं सांसद बन गया, 2 रोटी की 12 रोटी तो किसी ने खाई नहीं। इस सम्मान के लिए, इस मान सम्मान के लिए जीते हैं, और वो मान सम्मान भगवान ने आपको अपने पेशे के साथ दे दिया। कब से गर्व से जिए। आज थोड़ा सा चिंतन 5 लोगों को हम चाहेंगे भी कि आप लोग अपने व्यापारी से जुड़े। बहुत ज़्यादा तो लंबी बात शुरू हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि मैं अपनी 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। 5-7 लोग हम में से आए, अपनी जगह उठे, बेशक यहाँ आकर अपनी बात कहें। क्या ऐसी कौन से भावनाएं हो सकती हैं जो हम सरकार तक पहुँचा सकें? मैं टाकिए का रूप तो
अदा कर सकता हूँ, इतनी हैसियत आपने मुझे दी है। और जब आपकी सरकार संजीदगी से सुनती है, टैक्स की चोरी कर ली, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए की चोरी कर ली टैक्स की, उस 50,000 रुपए को भी मैं सामान किसी और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊंगा, कैश में पेमेंट कर दूंगा। वहां जिसने घी तेल दाल खरीदी होगी उसने उसको किसी को टैक्स दिया होगा। मैंने चप्पल खरीद ली, मैंने साड़ी खरीद ली, साड़ी खरीदने वाले ने किसी को टैक्स दिया होगा, किसी को दिया होगा, फिर कुछ ना कुछ हिस्सा लौट के उस इकोनॉमिकल सर्कल में आ जाता है। तो साथियों, इस गर्व को महसूस करो। और इन यार दोस्तों के रिश्ते से वोटर तो एक ऐसा रिश्ता है जो बड़ा खतरनाक रिश्ता है। जब किसी के पास चले जाओ और बाबा आप कब क्या जी वोट मांगने, तो उस रिश्ते का सम्मान तो रखना ही रखना है। तो मुझे ध्यान है जब हम गए तो कुछ व्यवस्थाएं आई, लेकिन उस जमीन पर धरातल पर नहीं आ पाई। एक ऐसी व्यवस्था से राजनीतिक व्यवस्था का हम हिस्सा रहे आजादी के 60 साल तक, जिस व्यवस्था ने आमूलचूल परिवर्तन नहीं किए। आज हमें एक देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, ये तो मान लीजिए कि उसने भारतीयता, भारत के लोगों का सम्मान ऊंचा कर दिया है। गर्व से हम कहते हैं जो भी कमाते हैं, जो भी खाते हैं, व्यवस्थाएं ऐसी कर दी हैं कि इनकम टैक्स का अफसर आकर रोज आपके यहाँ छापा नहीं मार सकता। एक व्यवस्था के तहत हमारी फाइल किस इनकम टैक्स अफसर के पास जाएगी ये है नहीं, और भी बदलाव कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। आप भी जानते हैं आज की डेट में आसान नहीं है कि कोई भी इनकम टैक्स का अफसर आके आपको शाम को धमका जाए। डीबीटी ट्रांसफर के माध्यम से अगर कोई भी पैसा ट्रांसफर होना है तो अगर 2,000 रुपए जाने तो 2,000 रुपए जाने, बिचौलिया कुछ नहीं खा सकता। ऐसी सोच उनकी है। अगले 5-7 साल 10 साल उस व्यक्ति को और मिल गया है, क्योंकि चुनाव व्यवस्था में अगर आप जीत कर नहीं आए तो हम तो वोट मांगने जाएंगे आपसे हाथ जोड़कर। दूसरा कहेगा ये पकड़ो 100 रुपए, और हम में से कभी कभी उस 100 रुपए के लालच 100 रुपए कैश नहीं, बिजली का बिल माफ, वो आपको कहेगा 100 रुपए का बिजली का बिल माफ। ये फ्रीबीज कब तक बटेंगे और इनसे देश का भला हो सकता है क्या? ये बीमारी शुरू करी थी इन लोगों ने, केजरीवाल ने शुरू करी थी, अब बीमारी राजस्थान में भी आ गई है। और कहां एंड होगा इसका? इसका नुकसान देश को होना है। कोर्ट ये कह चुका है कि मुफ्त की जो व्यवस्था, जिसको आदत डाल दोगे मुफ्त का खाना खाने की, एक मजदूर को, अपाहिज को, दिव्यांग को, जिसको जरूरत है उसे खाना दे दो, वही इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जितनी फ्री की व्यवस्थाएं हैं देश की इकोनॉमी को मार देंगी। आज वर्ल्ड इसलिए आपको नमस्ते कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट बन गए हैं, चाइना को क्रॉस कर गए। आज सबसे बड़ी परचेजिंग पावर, ये हमारे पास पुरानी पीढ़ी के लोग हैं तो कंजूस, अगर इन्होंने कंजूस ना करी होती तो देश के हमारी घर की महिलाएं बेचारी 1-1 रुपया बचाती हैं। लेकिन आज हमारे देश का युवा, आज हमारी देश की पीढ़ी खर्च करने पे आ गई, और यही हमारी ताकत है। हम खर्च करना बंद कर दें कि विदेशी कंपनियों के जो मॉल है ये 15 दिन के अंदर बंद हो जाए। आज मेरी बेटी स्विट्जरलैंड गई है, अगर आपको बात कर रही थी, उसने वीडियो भेजा वहां पर, उसने बताया पिताजी स्विट्जरलैंड की उस माउंट टिटलिस पर मोदी जी को दी, उन्होंने व्यवस्था में बदलाव लाए। मान लीजिए कि 10% चीजों में कमी रह भी गई होगी, मान लेता हूं। मैं एक मंत्रालय में था जिसपे जयंती टैक्स लगता था, पर्यावरण मंत्रालय। वसुंधरा जी का फोन आया, एक प्रोजेक्ट था यहीं का फंसा हुआ था, 500 दिन में 300 दिन में फाइल साइन होती थी, और वो भी जब होती थी जब 1 से 2% जयंती टैक्स। जयंती नटराजन कांग्रेस की एक मंत्री रही थी, 1 से 2% जब तक टैक्स ना मिल जाए, जयंती टैक्स कहते थे उसको, मशहूर था, जब तक ना मिल जाए। राजीव गांधी ने खुद स्वीकार किया था कि 1 रुपया जब दिल्ली से चलता है तो 14-15 पैसे वहां पहुंचते हैं। आज डीबीटी के माध्यम से जिस गरीब के खाते में पैसा जाता है सीधा पहुंच जाता है, सीधा 2000 गया तो 2000 चला। अगर ये जनधन खाते ना होते तो कोरोना काल में कैसे पैसा पहुंच जाता उन गरीबों तक, मजदूरों तक कैसे पहुंच जाता। बहुत व्यवस्था में बदलाव आ रहे हैं और अभी गुंजाइश है और भी कुछ होना बाकी। आप सब लोग कुछ थोड़े से और सहयोग, अब क्या तो यहाँ भी सरकार बना लो, ये मान के चलो बीजेपी की सरकार, ये बाकी जितने और लोग हैं, कुछ कमियां उनमें भी छोटी मोटी होंगी,
लेकिन ये मान के चल लो कि मोदी की सरकार, कमल निशान वाली सरकार, बीजेपी की सरकार किसी भी और सरकार से बेहतर होगी। वो सरकारें, कोई कहती थी मैं दलितों की पार्टी हूँ, कोई कहती थी मैं मुसलमानों की पार्टी हूँ, कोई कहती मैं जाटों की पार्टी हूँ, मैं यादवों की पार्टी हूँ। ये पार्टी आम आदमी की पार्टी है, वो केजरीवाल वाली नहीं, गरीब की पार्टी, आम जन की पार्टी है। उनके हित में ये आपका प्रधानमंत्री सोचता है, इसमें कोई बताए। मैं यही शब्द कहकर अब मैं चाहूंगा कि 5 लोग 2-2 मिनट, बहुत लंबी बात है, 1-2 मिनट में विषय पर कोई बात रिपीट नहीं करें। कौन से ऐसे विषय हैं जो उठाए जा सकते हैं जिनको। मेरा नाम कपिल सुराना है। मैं उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति का अभी एज ए सेक्रेटरी मार्बल उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। सर, हमारी मार्बल इंडस्ट्री जो है उदयपुर जाना जाता है 2 विशेष इंडस्ट्री के लिए, एक मार्बल और एक दूसरा टूरिज्म। मार्बल के अंदर पिछले, जैसे आपने जीएसटी की बात करी, नो डाउट जीएसटी बहुत ही अच्छा है और सबको पता है कि पिछले 3-4 सालों में जो टैक्स का कलेक्शन हुआ है उसी से देश आगे बढ़ रहा है और उससे बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन स्पेसिफिकली मार्बल इंडस्ट्री के लिए जीएसटी आने से पहले हमारे यहाँ पे जो इफेक्टिव टैक्स लगता था वो 5% से भी कम था, क्योंकि 90% मार्बल इंडस्ट्री एसएसआई यूनिट्स थी, स्मॉल स्केल यूनिट्स, तो उनमें 1.5 करोड़ का एग्जेम्पशन था एक्साइज को लेके। लेकिन कुछ मैं कहूँगा मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतियों की वजह से, मुझे नोट करना चाहो तो आप गलतियों की वजह से वो जो टैक्स अभी मार्बल के ऊपर है सर वो 18% हो गया, जो पहले 5% से भी कम था। उस वजह से हमारे लिए एक संकट पैदा हो गया है कि जो गुजरात की जो विट्रीफाइड टाइल्स और ये जो एमआरपी पे चलती थी पहले, उनसे हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। और मार्बल की स्थिति आज की तारीख में राजस्थान में अगर आप आरटीआई से डेटा निकालेंगे तो माइनिंग से लेके प्रोसेसिंग तक गिरावट का एक दौर शुरू हो गया है। तो जीएसटी अगर ये आप अगर कोशिश करें और इसको 5% के उस दर में लाएं, ये सोचकर कि जो पहले 90% मार्बल इंडस्ट्री थी वो एसएसआई यूनिट्स थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो एक भी नहीं थी मार्बल के अंदर, तो इनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री के उसके अंदर कर दिया है, तो वो एक बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर हो गया। आपका सुझाव वेल टेकन। मैं एक ऐसे व्यापार से संबंधित हूँ, ऐसे व्यवसाय जगत से संबंधित हूँ, मुझे कहते हुए बड़ा गौरव है कि जिसमें वापसी 85 से 90% पैसा वापस देने की गारंटी आ जाती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो 85 से 90% पैसा वापस आने की गारंटी आ जाती है। माफ करिएगा डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पर अगर हॉस्पिटल में स्टंट लगाएं, 1-1.25 लाख रुपया लगे और वापस स्टंट देने आए तो आप लेंगे नहीं। हम 85 से 90% पैसा वापस देने की गारंटी देते हैं। मेरी समस्या ये है कि विगत अनेक वर्षों से जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगातार रूप से बढ़ती जा रही है, अभी 15% हो गई है। सोना तो देश में बहुत आ रहा है, पूर्व से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, लेकिन सरकार को उसका रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है कि अगर श्रीलंका से कोई पक्षी आना चाहे तो भी नहीं आ सकता, और कहीं से कोई भी आना चाहे तो जब तक निगाह रहेगी तब तक नहीं आ सकता। मेरे कहने का तात्पर्य ये कि अगर इस इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए तो मैं पूरे देश के एसोसिएशन की तरफ से एश्योर करता हूं कि जितना रेवेन्यू मिल रहा है उससे अनेक गुना रेवेन्यू। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।